31 सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थीं। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। पृष्ठ 46। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरोधी थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्लाह शाह का भविष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। 28 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। संगम राजवंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलूब, तुलूब एवं अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने दरहरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। पृष्ठ 41।
देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालूव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूव वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालूव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालूव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तलीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, उर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वो इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। पृष्ठ 42। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, देश इटली, काल 1420 ईस्वी, शासक देवराय प्रथम। यात्री अब्दुल रज्जाक, देश फारस, काल 1442 ईस्वी, शासक देवराय द्वितीय। यात्री नूनीज, देश पुर्तगाल, काल 1450 ईस्वी, शासक मल्लिकार्जुन। यात्री डोमिंग पायस, देश पुर्तगाल, काल 1515 ईस्वी, शासक कृष्णदेव राय। यात्री बारबोसा, देश पुर्तगाल, काल 1515 से 16 ईस्वी, शासक कृष्णदेव राय। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उनबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत को डंगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कूटग्गी
ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे की भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कूटग्गी कहा जाता था। वो कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वर्ग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। 29. बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैद्यशाला बनवाई थी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। पृष्ठ 43। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाना जाते थे। 1. दौलताबाद का तरफदार मसनदे आली। 2. बरार का तरफदार मजलसे आली। 3. बीदर का तरफदार अजामे हुमायूं। गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। 1. राज्य बीजापुर वंश आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। 2. अहमद नगर वंश निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। 3. बरार वंश इमाद शाही, संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। 4. गोलकुंडा वंश कुतुब शाही, संस्थापक कुली कुतुब शाह, स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। 5. बीदर वंश बरीद शाही, संस्थापक अमीर अली बरीद, स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। 1. वकीले सल्तनत, दिल्ली के मालिक नायाब के समान। 2. वजीले कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। 3. अमीरे जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। 4. वजीरे अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। 5. नाजिर, वो अर्थ विभाग से संबंधित था। 6. पेशवा, वकीले सल्तनत का सहायक था। 7. कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। 8. सदरे जहां,
न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख-ए-खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। 30 स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाही तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सीरीज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। पृष्ठ 44। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह शर्की के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल अबादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सदगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी में राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुंडराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलब खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी का धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला दिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। पृष्ठ 45। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था।
गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्पीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 जिन्नैनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वो भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकर रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। पृष्ठ 47। भक्ति आंदोलन के संत। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत।
कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था, पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यमों से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया, बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निर्माई पंडित कहा जाता था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी, उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारणीय, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। पृष्ठ 48। रैदास। ये जाति से चमार थे। ये रामानंद से 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुर बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। 33। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्यों के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था।
इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, पक्ष इब्राहिम लोदी एवं बाबर, परिणाम बाबर विजयी। खानवा का युद्ध वर्ष 17 मार्च 1527 ईस्वी, पक्ष राणा सांगा एवं बाबर, परिणाम बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध वर्ष 29 जनवरी 1528 ईस्वी, पक्ष मेदिनी राय एवं बाबर, परिणाम बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध वर्ष 6 मई 1529 ईस्वी, पक्ष अफगानों एवं बाबर, परिणाम बाबर विजयी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। पृष्ठ 49। हुमायूं 1530-1556 ईस्वी। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई।
मृत्यु के समय वो उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किलाए कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार की लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। पृष्ठ 50। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। अकबर 1542 से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा, बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। 1. प्रदेश मालवा, शासक बाज बहादुर, वर्ष 1561, मुगल सेनापति आदम खां, पीर मोहम्मद। 2. प्रदेश चुनार, शासक अफगानों का शासन, वर्ष 1562, मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां। 3. प्रदेश गोंडवाना, शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती, वर्ष 1564, मुगल सेनापति आसफ खां स्वयं अधीनता। 4. प्रदेश आमेर, शासक भारमल, वर्ष 1562, मुगल सेनापति स्वीकार किया। 5. प्रदेश मेढ़ता, शासक जयमल, वर्ष 1562, मुगल सेनापति सरफुद्दीन। 6. प्रदेश मेवाड़, शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप, वर्ष 1568 और 1576, मुगल सेनापति स्वयं अकबर और मानसिंह एवं आसफ खां। 7. प्रदेश रणथंबोर, शासक सूरज नाहाड़ा, वर्ष 1569, मुगल सेनापति भगवान दास एवं अकबर। 8. प्रदेश कालिंजर, शासक रामचंद्र, वर्ष 1569, मुगल सेनापति मजनू खां काकशा। 9. मारवाड़, शासक राव चंद्रसेन, वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 10. जैसलमेर, शासक रावल हरिराय, वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 11. बीकानेर, शासक कल्याणमल, वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 12. गुजरात, शासक मुजफ्फर खां तृतीय, वर्ष 1571, मुगल सेनापति खाने आजम सम्राट अकबर। 13. बिहार एवं बंगाल, शासक दाऊद खां, वर्ष 1574 से 76, मुगल सेनापति मुनीम खां खानखाना। 14. काबुल, शासक हकीम मिर्जा, वर्ष 1581, मुगल सेनापति मानसिंह एवं अकबर। 15. कश्मीर, शासक यूसुफ याकूब खां, वर्ष 1586, मुगल सेनापति भगवान दास एवं कासिम खां। 16. प्रदेश उड़ीसा, शासक निसार खां, वर्ष 1592, मुगल सेनापति मानसिंह। 17. प्रदेश सिंध, शासक जानी बेग, वर्ष 1593, मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खानखाना। 18. प्रदेश बलूचिस्तान, शासक पन्नी अफगान, वर्ष 1595, मुगल सेनापति मीर मासूम। 19. प्रदेश कंधार, शासक मुजफ्फर हुसैन, वर्ष 1595, मुगल सेनापति शाह बेग। दक्षिण भारत। 1. प्रदेश खानदेश, शासक अली खां, वर्ष 1591, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 2. दौलताबाद, शासक चांद बीबी, वर्ष 1599,
मुगल सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल फजल अकबर। 3. प्रदेश अहमदनगर, शासक बहादुर शाह चांद बीबी, वर्ष 1600, मुगल सेनापति कुछ नहीं। 4. प्रदेश असीरगढ़, शासक मीरन बहादुर, वर्ष 1601, मुगल सेनापति अकबर। ये अकबर का अंतिम अभियान था। पृष्ठ 91। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का का तीर्थ यात्री के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस ससम्मत था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरे थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य काल के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं: दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे: 1 बीरबल, 2 अबुल फजल, 3 टोडरमल, 4 भगवान दास, 5 तानसेन, 6 मानसिंह, 7 अब्दुल रहीम खान खाना, 8 मुल्ला 2 प्याजा, 9 हकीम हुकाम। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वो दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीने इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। पृष्ठ 52। यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देशन पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का, मुल्लाह शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुज़के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती की फारसी में अनुवाद किया।
फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस सम्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट: मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन महमद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुज़के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम खां को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयाज बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। पृष्ठ 53। जहांगीर ने गियाज बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, 1 खुसरो, 2 परवेज, 3 खुर्रम, 4 शहरयार, 5 जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासन काल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिरुल अस एवं नादिरुज़्ज़म्मा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो ये भी जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित ये प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रॉ, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां
1627 से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसम खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खां था। पृष्ठ 54। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल आदि। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों एवं दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले में मुल्लाह शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दुहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलराज बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवान आम पर औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। पृष्ठ 55।
1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब ने के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। ये अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 34. मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मददे माश का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पद: सूबेदार। कार्य: प्रांतों में शांति स्थापित करना तथा प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान। कार्य: प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी। कार्य: प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार: जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार: जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल: नगर प्रधान। शिकदार: परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल: ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रश्न 56। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतासिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला ग्राम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। 1. खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। 2. जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। 3. सयूरगल या मददे माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था।
अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। 1 पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। 2 परती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। 3 चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। 4 बंजर, ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। 1 खुदकाश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। 2 पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। 3 मुजारियन, खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का काम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का शनसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। 1 पैदल सेना, 2 घुड़सवार सेना, 3 तोपखाना और 4 हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। पृष्ठ 57। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम ये पद महाबत खां को दिया गया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। ये व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। 35 मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वो 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले।
मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत। 1. ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1271 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। 2. नामदेव 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विठ्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विठ्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। 3. एकनाथ 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। 4. तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योति पुंज हैं। 5. रामदास 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। पृष्ठ 58। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। 1. पेशवा प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। 2. सरी ए नौबत सेनापति, सैन्य प्रधान। 3. अमात्य राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। 4. वाक्या नवीस, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। 5. चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। 6. सुमंत, विदेश मंत्री। 7. पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। 8. न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। 1. पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। 2. सिहलदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। 3. पैदल सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सरदेश मुखी, इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सरैनोबत, किले की सेना का नेतृत्व। सवनिस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मरखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्य अभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पृष्ठ 59। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें।
शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां और वर्ष: सूरत की संधि वर्ष 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 बाई थे सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 60। आधुनिक भारत 36 उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहवे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु को हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया।
उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्धों में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक: 1 अवध शहादत खां, 2 हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां, 3 रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, 4 बंगाल मुर्शिद कुली खां, 5 कर्नाटक सादुतुल्ला खां, 6 भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट: बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वाइसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली। पृष्ठ 61। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डहस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कंपनी और स्थापना वर्ष: पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रांत हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी।
भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फैंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। पृष्ठ 62। 39 अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1767 से 1769, गवर्नर जनरल कोई नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1780 से 84, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1790 से 92, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1799, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। नोट: 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 40 सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। पृष्ठ 63। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल वाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी बहानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी बहानी और 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं।
गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 61 हुए। इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन 1661 से 64 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी में हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। पृष्ठ 64। बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ का राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कल्लघड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल और 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। 1. लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। 2. भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए।
लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों के कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल के नवाब: 1 मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी। 2 शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। 3 सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी। 4 अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। 5 सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। 6 मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी। 7 मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। 8 मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी। 9 निजामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी। 10 शैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी। 11 मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंदेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 41 कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 67 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। पृष्ठ 65। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1766 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी को हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। नोट: पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरुद्ध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। फरवरी 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पृष्ठ 66। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी, इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। पृष्ठ 67। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी,
1803 ईस्वी में ये मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट: अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड आकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें अंग्रेजी विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। पृष्ठ 68। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 के तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा पे हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया।
लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन कौंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ 69। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 29 ईस्वी 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ये घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 ईस्वी ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य आकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटल ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। पृष्ठ 70। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्यूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एलिगिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का है। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की था। 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसके मध्य में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। पृष्ठ 71। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 15 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया।
1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। पृष्ठ 72। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमसे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 43 ईस्वी। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 ईस्वी। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। पृष्ठ 73। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए।